नमस्कार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जी के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 14 फरवरी, दूसरा है 14 जून, तीसरा है 14 सितंबर, चौथा है 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। और ये डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज एक रोग है। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को जो है मधुमेह रोग के नाम से जाना जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, तो शुगर कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और किसी भी व्यक्ति में जो है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या इंसुलिन नहीं बनता है, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो किसी दूसरे व्यक्ति को जो है डायबिटीज़ ना हो, तो इसीलिए जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है प्रत्येक साल 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। बस आप लोग को ये कमेंट करना है कि प्रत्येक साल जो है 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। पहला है भारती, दूसरा है स्वागतम, तीसरा है हिंदुस्तान, चौथा है मैत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारती। क्या हो जाएगा, भारती। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, तो तृतीय का नाम भारती है, तो पहला दूसरा का नाम क्या हो जाएगा, तो दोनों का नाम लिख देते हैं। पहला का नाम हो जाएगा आपका दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम हो जाएगा, पहला का नाम दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, तो दूसरा का नाम मैत्री हो जाएगा। और तीसरे का नाम क्या हो जाएगा, तो तीसरा का नाम बता ही दिए हैं, भारती हो जाएगा। इसमें भी आपको बता दें कि दक्षिणी गंगोत्री अब उपयोग के योग्य नहीं है और दूसरा जो मैत्री है अभी कार्यशील अवस्था में है। इतना याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। पहला है गृह मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। देश के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होंगे। इतना याद रखना है। लेकिन वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या नाम है, नरेंद्र दामोदर दास भारत के प्रधानमंत्री हैं और यही जो है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी से हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब बाकी जो विकल्प है उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो गृह मंत्री, तो भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है, तो अमित शाह। क्या नाम है, अमित शाह। और भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है। और इनके नाम जो है एक रिकॉर्ड है कि ये भारत की प्रथम महिला और आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इतना याद रखना है। और ये भारत की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। चौथा विकल्प की बात करेंगे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के नाम सीपी राधाकृष्णन है। क्या नाम है, सीपी राधाकृष्णन। और ये भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का शुरुआत कब किया था। पहला 1988, दूसरा 1987, तीसरा है 1989, चौथा है 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986 में की थी। यहाँ पर जो है हिंदी से लिखा गया है दूत डाक सेवा। इसी को इंग्लिश में कहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, स्पीड पोस्ट सर्विस। तो स्पीड पोस्ट जो आप लोग करते हैं ताकि जल्दी जो है चिट्ठी पहुंच जाए या जल्दी मनी ऑर्डर पहुंच जाए, तो वही स्पीड पोस्ट है। इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। पहला 1951, दूसरा है 1981, तीसरा है 1851, चौथा है 1861। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1851 में जो है भारत में सबसे पहले दूरभाष की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। पहला है 15 अगस्त 1903, दूसरा है 15 अगस्त 1904, तीसरा है 15 अगस्त 1905, चौथा है 15 अगस्त 1906। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो NCTE। क्या कहा जाता है, NCTE की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक विधायक नहीं, यहाँ पर विधेयक लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? विधेयक। एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम अर्थात कानून बन जाता है? पहला, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। दूसरा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तीसरा है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देता है। तो देखिए, इसको कुछ इस तरह से आप लोग समझिए कि देखिए, विधेयक जो है किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। जब दोनों सदन में उसके बाद जब विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति का जो है उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाता है तो वही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, अर्थात कानून बन जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। यही होता है आपका राज्य में भी, ठीक है। अगर विधानसभा और विधान परिषद है तो दोनों में पारित होने के बाद वो राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के सिग्नेचर के साथ ही क्या है, वह राज्य का कानून बन जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसको? राष्ट्रपति को। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तीसरा, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। चौथा है राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हो रहा है तो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इतना याद रखना है, ठीक है। कितना? तो अनुच्छेद 214 में लिखा गया है। यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय की बात हो रहा है तो क्यों ना हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय की बात कर लें। तो झारखंड उच्च न्यायालय की जो है स्थापना कब हुई है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिस दिन अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और जिस समय झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था वह 21वें क्रम का था। कितना? 21वें क्रम का। लेकिन वर्तमान में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं पूरे भारत में। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो अमरावती है। ये याद रखना है। और झारखंड का उच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची में है। और रांची में भी कहाँ है? तो कुछ दिन पहले तक यह जो था आपका डोरंडा शहर में था, लेकिन वर्तमान में यह धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब की गई है? तो की गई है आपका 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। इतना याद रखना है। और वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सूर्यकांत है। और आप लोग का क्या काम है? तो आप लोग जो है बताइए कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश। तीसरा, महान्यायवादी। चौथा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के बारे में आपको बता दें कि यह जो है भारत सरकार का विधि मंत्री होता है। क्या होता है? विधि संबंधी सलाह देने का काम करता है। वह भारत सरकार की ओर से संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत डालने यानी कि वोट करने का अधिकार नहीं होता है। और आपको बता दें कि महान्यायवादी के बारे में जो है अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में जो है भारत के महान्यायवादी का नाम क्या है? तो आर वेंकट रमनी नाम है। क्या नाम है? आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, जो कि अनुच्छेद 76 में वर्णित है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 18, चौथा है 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या लिखा है? भाषाओं के बारे में लिखा गया है। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में पूरे देश से जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है।
लेकिन जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया था? तो 14 भाषाओं को रखा गया था। लेकिन बाद में जो है संशोधित करके, संविधान में संशोधन करके 22 भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा, चौथा है विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा। इसको समझिए तो राज्य के राज्यसभा के सभी कार्यों का संचालन राज्यसभा का सभापति करता है और राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इतना याद रखना है। और राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है कम से कम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है। क्या होता है? कभी भी भंग नहीं होता है। इतना याद रखना है। और ये जो है राज्यसभा जो है अनुच्छेद आपका 80 में वर्णित है। कितना? अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उपराष्ट्रपति का नाम सीपी राधाकृष्णन है। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन की बात किया जाए तो ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्या हैं? तो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति हैं और जो मुख्य राष्ट्रपति हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? झारखंड के ये रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? पहला है 40, दूसरा है 58, तीसरा 61, चौथा है 63। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है क्या किया गया है? वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इतना आपको याद रखना है। तब भारत में जो भी व्यक्ति है जिसका 18 साल कंप्लीट हो चुका है वो वोट यानी कि मतदान दे सकता है। लेकिन पहले कितना उम्र में दे सकता था? 21 वर्ष में दे सकता था। ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में प्रत्येक साल जो है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो नए जो वोटर होते हैं जिनका अभी 18 साल हुआ है उनको जो है वोट देने के लिए जो है जागरूक करने के लिए प्रत्येक साल मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कितना याद रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 25 जनवरी को हुई है। इसीलिए 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। और निर्वाचन आयोग का काम क्या है? तो वही जो है भारत में मतदान संबंधी सभी कार्यों को हैंडल करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। पहला एक सलाहकार समिति, दूसरा एक प्रशासकीय अधिकरण, तीसरा है एक परामर्शदात्री समिति और चौथा एक निरीक्षक प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। इसको ऐसे समझिए ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के मध्य में स्थानीय निकाय के संगठन को पंचायत समिति कहा जाता है और यह पंचायत समिति ब्लॉक स्तर अथवा विकास खंड स्तर पर होती है। और पंचायत समिति एक विकास खंड स्तर पर एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किस नाम से? पहला है भारत सहायता क्लब, दूसरा है भारत सहायता बैंक, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका पहले का नाम क्या है? भारतीय सहायता क्लब। और भारतीय सहायता क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। अब इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया कब? इसका नाम चेंज किया गया 1994 में। और नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इसका नाम रख दिया गया भारतीय विकास फोरम यानी कि भारतीय विकास मंच।
ठीक है, कब? तो 1994 में। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? तो भारत सहायता क्लब, जो कि 1958 में स्थापित हुआ था। इतना याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। पहला है हरित क्रांति, दूसरा है श्वेत क्रांति, तीसरा है नीली क्रांति, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में केंद्र सरकार ने नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया, जिसका उद्देश्य सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर विकास करना है, और इसी को जो है इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। पहला है 1962 से 65, दूसरा है 1966 से 69, तीसरा है 1969 से 72, चौथा है 1972 से 75। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969। तो देखिए, पहली बात है कि पंचवर्षीय योजना के बारे में ये कह रहा है। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी, यानी कि 5 साल के प्लान लेके चलना है वो वाला। तो जो तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो असफल हुआ था। अब असफल हुआ था, इसीलिए जो चौथा पंचवर्षीय योजना था उसको जो है कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, और उसके स्थान पर जो है 3 वर्षीय योजना चलाया गया था। क्या चलाया गया था? 3 वर्षीय योजना चलाया गया था। पंचवर्षीय योजना चल रहा था, उसको 3 वर्षीय योजना चलाया गया था। और ये आपका था कब? तो 1966 से 1969, ये 3 साल का चलाया गया था। क्योंकि इससे पहले जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो क्या हो गया था? असफल हो गया था, इसीलिए ऐसा किया गया था। और इसी को क्या कहा जाता है? भारत में योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना था, लेकिन उस समय 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी। इतना समझना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राजकोषीय घाटा क्या है? पहला है कुल व्यय कुल प्राप्तियाँ, दूसरा है राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ भारतीय रिजर्व बैंक का, और तीसरा है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियाँ, चौथा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। ठीक है, तो इकोनॉमी से सवाल है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं इंडिया लेवल का जीके, इसमें सभी चैप्टर से लेकर आए हैं। भूगोल से भी है, आपका इकोनॉमिक्स से भी है, इतिहास से भी है, आपका राजनीति से भी है। सभी चैप्टर को हम मिक्स करके लाए हैं। और आपका झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है इंडिया लेवल के 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हम भी जो है 40 सवाल लेकर ही आए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला है चुंगी कर, दूसरा है प्रत्यक्ष कर, तीसरा है बिक्री कर, चौथा है रेलवे कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, चुंगी कर से जो है भारत का सबसे बड़ा आय का प्राप्त होता है या आय का स्रोत है। अब आप लोग जो है बताइएगा चुंगी कर से आप लोग क्या समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएसएफ कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1965, दूसरा है 1970, तीसरा है 1915, चौथा है 1985। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1965 में सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की स्थापना किया गया था। और ये कब किया गया था? तो आपको बता दें कि भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है हम लोग सतर्क हुए कि भाई अब जो है बॉर्डर की भी रखवाली करना होगा। इसीलिए जो है हम लोगों ने सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में भारत चीन युद्ध के बाद किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? पहला असम, दूसरा झारखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और भील क्या है? तो भील जो है भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? तो दूसरे नंबर में आपका आ जाएगा गोंड, और तीसरे में क्या आ जाएगा? तो तीसरे में संथाल आ जाएगा। तो झारखंड की
ये सबसे बड़ी जो संथाल जनजाति है वो क्या है, भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। और भील जो है पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इतना याद रखना है। और इसका जो है जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा आपको गुजरात में भी इनकी संख्या देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी इनकी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में है। और यह भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, इतना आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी को क्या कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। और मुंबई को ही क्या कहा जाता है, तो मुंबई को ही माया नगरी कहा जाता है। और आपका बॉलीवुड कहाँ है, तो बॉलीवुड भी आपका मुंबई में ही है, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है कोचीन, तीसरा है चेन्नई, चौथा है देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में है। ठीक है, तो नेवल एयर स्टेशन जिसका नाम गरुड़ है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका कोचीन में है। और कोचीन कहाँ है, तो कोचीन आपका केरल राज्य में है। ठीक है, कहाँ है, केरल में है। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और केरल में जो है पूरे भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश होता है। क्या है, तो भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश आपका केरल में होता है। कब हो जाता है, तो लगभग 1 जून को हो जाता है। और केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आपका ओणम मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो केरल में कोचीन है और कोचीन में आपका क्या है, तो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है। पहला है कोलकाता, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है चेन्नई, चौथा है दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में है। हैदराबाद में भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। पहला है चीन न्यूज, दूसरा है चीन टाइम्स, तीसरा है चाइना न्यूज एजेंसी और चौथा है न्यू चाइना रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। चीन की जो समाचार एजेंसी है उसको क्या कहा जाता है, चाइना न्यूज एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और चीन क्या है, हमारा पड़ोसी देश है और चीन के साथ जो है भारत का सीमा साझा होता है, इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। पहला है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है इटली, चौथा है जर्मनी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस देश की जो है सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, येलो बुक कहा जाता है। और ब्रिटेन का जो ब्रिटेन का क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वाला को कहा जाता है आपका ब्लू बुक। क्या कहा जाता है, ब्लू बुक यानी कि नीला बुक। ठीक है, इतना याद रखना है। और इटली का को क्या कहा जाता है, इटली वाला को कहा जाता है ग्रीन बुक। क्या कहा जाता है, इटली का ग्रीन बुक कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको आप लोग जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। फ्रांस वाला को क्या कहा जाता है, येलो बुक कहा जाता है। ब्रिटेन वाला को ब्लू बुक कहा जाता है। इटली का ग्रीन बुक कहा जाता है। और जर्मनी का क्या कहा जाता है, तो जर्मनी का जो है वाइट बुक। क्या कहा जाता है, वाइट बुक कहा जाता है। वाइट आप लोग लिख लीजिएगा, तो वाइट बुक कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी का। इसके अलावा पुर्तगाल का भी वाइट बुक कहा जाता है और चीन का भी वाइट बुक कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और भारत का क्या कहा जाता है, ये भी आपके दिमाग में आएगा। तो भारत का को वाइट पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइट पेपर। और जापान का क्या कहा जाता है, तो जापान का ग्रे बुक कहा जाता है। और नीदरलैंड का, तो नीदरलैंड का ऑरेंज बुक कहा जाता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन 24 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग लिख लीजिए, लेकिन वो क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। पहला 1956, दूसरा 1944, तीसरा 1950, चौथा 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1956 को। और तारीख भी क्या था, तो तारीख था आपको 17 जनवरी। 17 जनवरी 1956 को क्या होता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की जाती है। लेकिन इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1 सितंबर 2000
अरे 2000 नहीं, 1 सितंबर 1956 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की बात हो रही है। मरने के पहले भी और मरने के बाद भी एलआईसी जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। पहला है कश्मीर, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है केरल, चौथा है बिहार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो मोपला विद्रोह हुआ है कब हुआ है, 1921 में। सवाल में ही जवाब इसका हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ हुआ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में हुआ है। तो केरल के मलाबार क्षेत्र में यह आंदोलन 1921 में हुआ था। और आपको बता दें कि इस आंदोलन के नेता कौन कौन थे। तो इस आंदोलन के नेता का नाम है सैयद अली। क्या नाम है? सैयद अली। इसके अलावा और भी नेता थे, तो उनका नाम क्या था? फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। फजल अली। अब ये आंदोलन क्यों हुआ था ये भी जानिए। तो ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में जमींदारों के द्वारा किसान का शोषण किया जा रहा था, इसीलिए इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पहला है पत्रकारिता, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है खेल, चौथा है उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार। और ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एतमादुल्लौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है नूरजहां, चौथा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां के द्वारा एतमादुल्लौ का मकबरा आगरा में बनवाया गया था। तो आपको ध्यान से सुनना है कि जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। कौन सा? एतमादुद्दौला का मुकाबरा। और यह जो है यह मकबरा जो है यह चतुर्भुजाकार था। कैसा था? चतुर्भुजाकार था और बेदाग संगमरमर का बना हुआ था। और यह पहला ऐसा मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। कितना आपको याद रखना है? तो नूरजहां के द्वारा यह बनाया गया था। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। पहला है पोलो, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है टेनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पोलो खेल से संबंधित है आपका क्या? राधा मोहन कप। और पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो खेल में आपके चार खिलाड़ी होते हैं। और वहीं पर आपको पूछ दिया जाए कि वाटर पोलो में कितने होते हैं। पोलो में तो 4 होते हैं, लेकिन उसी में अगर वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। पोलो में 4 बल्कि वाटर पोलो में 7 होती है। और राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। पहला है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी जो है आपका अस्थायी सदस्य नहीं है। इसको हम लोग समझेंगे तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना कब होती है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर को होती है। कब? तो 24 अक्टूबर आपका 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ कल्याणकारी कार्यक्रम और नीतियों का निर्माण करना है। अब इसमें जो है 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में होते हैं। 15 सदस्य जो है सुरक्षा परिषद में होते हैं। इसमें जो है आपके क्या हैं? तो 10 होते हैं क्या? 10 होते हैं अस्थायी। क्या होते हैं? 10 अस्थायी होते हैं और 5 आपके अस्थायी होते हैं। और 5 अस्थायी होते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं? तो एक हो जाएगा आपका अमेरिका, और दूसरा हो जाएगा आपका ब्रिटेन, और तीसरा रूस, और चौथा फ्रांस, और पांचवा चीन हो जाएगा। तो ये जो है तीनों आपका क्या है? तो अस्थायी सदस्य हैं, जबकि जर्मनी जो है आपका अस्थायी सदस्य नहीं है। इतना आपको याद रखना है। 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनमें से ये तीनों शामिल हैं, लेकिन जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है। और जो अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनके पास ही क्या है? तो उनके पास वीटो पावर होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आसियान क्या है। पहला है एकेडमी
ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दूसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, तीसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसी को जो है शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं, अर्थात ASEAN कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब आसियान की स्थापना कब हुई थी ये भी जानना जरूरी है। तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय जो है आपका जकार्ता है। और जकार्ता किस देश का शहर है? तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया का एक शहर है। इतना याद रखना है। तो आसियान की स्थापना 1967 में जकार्ता में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि G15 यानी कि G15 क्या है? पहला है विश्व के विकसित देशों का संगठन, दूसरा है यूरोप के विकसित देशों का संगठन, तीसरा है एशिया के विकासशील देशों का संगठन, चौथा है विश्व के विकासशील देशों के संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व के विकासशील देशों का संगठन ही क्या है? आपका G15 है। इतना आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई है। बेलग्रेड में शिखर सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1982 में। और ये क्या है? विश्व के विकासशील देशों का ग्रुप है या समूह है। इसकी आप बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 123 समझौता इन देशों से संबंधित है, यानी कि 123 समझौता किन देशों से संबंधित है? पहला है भारत अमेरिका, दूसरा है भारत रूस, तीसरा है भारत पाकिस्तान और चौथा है भारत चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और अमेरिका से संबंधित है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तो यह भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का द्विपक्षीय समझौता है। अमेरिका के परमाणु ऊर्जा एक्ट में सेक्शन 123 कितना? तो सेक्शन 123 के तहत ही अमेरिका को द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग समझौते करने पड़ते हैं। इसलिए इसे जो है क्या कहा जाता है? 123 समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 123 समझौता कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारत में चलित न्यायालय के मानस पुत्र कौन है? पहला है न्यायमूर्ति भगवती, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा है APJ अब्दुल कलाम, चौथा है प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। क्या है? APJ अब्दुल कलाम। इसकी रूपरेखा सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही पेश की थी। और चलित न्यायालय को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार मिला है। और भारत का पहला चल न्यायालय हरियाणा में मेवात में है। और उसकी शुरुआत कब हुई है? तो उसकी शुरुआत 2007 में हुई है। तो इसके जो है मानस पुत्र यानी कि जन्मदाता कौन कहलाते हैं? तो आपके APJ अब्दुल कलाम कहलाते हैं। और ये वही APJ अब्दुल कलाम है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में शुरू की गई थी? पहला है 1996, दूसरा है 1997, तीसरा 1998, चौथा है 1999। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। अगर तारीख पूछा जाए तो तारीख हो जाएगा 13 नहीं 31 लिखना था, 31 दिसंबर 1900। अच्छा सी हो जाएगा यहाँ पर 98, ये वाला ठीक है, 1998 में। अच्छा इसको रुकिएगा, क्या पूछा है? नई मुद्रा यूरो किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो यही होगा, डी ही होगा। ठीक है, 1999 में। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि 31 दिसंबर 1998 को तो क्या हुआ था? ब्रुसेल्स की बैठक हुआ था। उसके बाद 1999 में ये लागू हुआ था, इसीलिए 1999 वाला ज़्यादा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला बारदोली गुजरात, दूसरा है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, तीसरा यरवदा महाराष्ट्र, चौथा नोआखली झारखंड। तो ये बारदोली कहाँ? तो गुजरात में। चौरी चौरा वाला कांड कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। यरवदा कहाँ है? महाराष्ट्र में।
और चौथा नोआखली झारखंड में, ये गलत है। नोआखली की बात की जाए तो ये आपका कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तो यही वाला जो है आपका क्या है, गलत सुमेलित है, जिसको पहचान लिए और ये बाकी सभी के सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? पहला है वैशाली में, दूसरा है नालंदा, तीसरा है राजगीर, चौथा है पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में है। कहाँ पर है? तो बिहार के वैशाली में स्थित है विश्व शांति स्तूप, जो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पहला है 22 जून, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 21 मार्च, चौथा है 22 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट यानी कि क्वींसलैंड के तट पर है। और आपको बता दें कि यह एक प्रवाल भित्ति है। क्या है? एक प्रवाल भित्ति है। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और विश्व प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति की लंबाई लगभग कितना है? तो 1900 किलोमीटर है। कितना है? 1900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तट से इसका निकटतम दूरी कितना है? तो 38 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है, और जो कि एक क्या है? यह एक प्रवाल भित्ति है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड, दूसरा है आर्कटिक, तीसरा हिमालय, चौथा है अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में है। यह उत्तरी ध्रुव के ठीक विपरीत दिशा में यानी कि पृथ्वी के ध्रुव दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ठंडा और बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है करीब 6 महीने का दिन और 6 महीना रात रहता है। और ये विश्व का 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका। ये आपको याद रखना है। तो अंटार्कटिका में ही आपका क्या है? दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो ये जो है आप लोग का क्या है? भारत जी के सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो फिर से हम कल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।